हे गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड मूवीज एक्सप्लेनर। तो आज की हमारी मूवी है नार्निया द वॉयेज ऑफ द डाउन ट्रेडर और ये हमारी नार्निया मूवी की सीरीज का थर्ड पार्ट है। तो हमने इस मूवी के पिछले पार्ट्स में देखा था कि कैसे चारों भाई बहन पीटर, सुजैन, एडमंड और लूसी अनजाने में एक जादुई दुनिया यानी नार्निया में चले जाते हैं और वहाँ पर रहने वाले नार्नियंस को व्हाइट विच से मुक्त कराते हैं। और इसके बाद सेकंड पार्ट में वो चारों भाई बहन प्रिंस कैस्पियन को उसका राज्य वापस दिलवाते हैं और इंसानों यानी टर्मरिन्स और नार्नियंस के बीच अमन कायम करते हैं। जिसके बाद असलान उन्हें बताता है कि पीटर और सुजैन अब वापस नार्निया में कभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन आगे आने वाले टाइम में नार्नियंस को एडमंड और लूसी की जरूरत पड़ेगी। अब इससे आगे की कहानी को जानने के लिए नार्निया मूवी की सीरीज के थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अब चारों भाई बहनों के नार्निया से जाने के बाद 4 साल बीत चुके होते हैं और अब तक कैस्पियन ने नार्निया के बचे हुए आइलैंड्स पर भी नार्नियंस और टर्मरिन्स के बीच अमन कायम कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर और सुजैन अपने माता पिता के साथ अमेरिका में रह रहे होते हैं क्योंकि लंदन में अभी भी वॉर चल रही होती है। इसलिए लूसी और एडमंड अपने अंकल और आंटी के घर में रह रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें अपने बदतमीज कजन यूस्टस के साथ रहना पड़ रहा होता है। दोस्तों, इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एडमंड आर्मी में जाना चाहता था और वो उसके लिए अप्लाई भी करता है, लेकिन उसकी एज कम होने की वजह से उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। एक दिन यूस्टस लूसी और एडमंड का नार्निया को लेकर मजाक उड़ा रहा होता है। दरअसल लूसी ने यूस्टस को नार्निया के बारे में बताया होता है, लेकिन यूस्टस को ऐसा लगता है कि ये चारों भाई बहन पागल हो गए हैं। तभी एडमंड को गुस्सा आ जाता है और वो यूस्टस को पीटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लूसी एडमंड को रोक देती है। तभी लूसी रूम में लगी एक पेंटिंग को देखने लगती है और कहती है कि इस पेंटिंग का जहाज एकदम नार्निया के जहाज की तरह लगता है। तभी यूस्टस कहता है कि लगता है परियों की कहानी पढ़ पढ़ के तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। इसके बाद एडमंड और यूस्टस के बीच बहस होने लगती है। तभी लूसी को उस पेंटिंग के अंदर का पानी और जहाज हिलते हुए दिखाई देते हैं और उस पेंटिंग में जो समुद्र बना होता है उसका पानी पेंटिंग में से निकलने लगता है। अब वैसे तो ये सब देखकर वो तीनों ही डर रहे होते हैं, लेकिन यूस्टस की हवा खराब हो गई होती है। अब इसके बाद देखते ही देखते पूरे कमरे में पानी भर जाता है और जब वो तीनों तैरकर ऊपर आते हैं तो वो नार्निया में आ गए होते हैं, लेकिन इस बार वो समुद्र के बीचों बीच होते हैं। तभी उनके सामने नार्निया का सबसे बड़ा पानी का जहाज होता है और उस जहाज के क्रू मेंबर्स उन तीनों को बचाकर जहाज पर खींच लेते हैं। उन तीनों को उस जहाज पर प्रिंस कैस्पियन मिलता है और इसके बाद प्रिंस कैस्पियन एडमंड और लूसी का उस जहाज पर वेलकम करता है। लेकिन अब जब यूस्टस नार्नियंस को देखता है तो वो बेहोश हो जाता है और इस बात पर सब हंसने लगते हैं। अब कैस्पियन एडमंड और लूसी को बताता है कि उसने इन 3 सालों में पूरे नार्निया में टर्मरिन्स और पुराने नार्नियंस के बीच अमन कायम कर दिया है और वो अब खोए हुए 7 लॉर्ड्स को ढूंढने के लिए निकला होता है। अब लूसी पूछती है कि ये 7 लॉर्ड्स कौन है। अब कैस्पियन बताता है कि ये 7 लॉर्ड नार्निया के पुराने महाराज यानी मेरे पिता के अंडर अपना अपना राज्य चलाते थे और ये सातों काफी वफादार भी थे। लेकिन जब मेरे चाचा मिराज ने मेरे पिता का खून किया तो उसने उन सातों को भी मरवाने की कोशिश की, लेकिन वो सातों अपनी जान बचाने के लिए एक सुनसान टापू पर चले गए और उसके बाद से उनकी कोई भी खबर नहीं है और अब हम उन सातों लॉर्ड्स को ही ढूंढने के लिए निकले हैं। अब तभी लूसी पूछती है कि उस सुनसान टापू के पूरब में क्या है। तभी उस शिप के कैप्टन लॉर्ड ड्रेनेन बोलते हैं कि एक अनजाना समुद्र और समुद्री सांपों के किस्से और बहुत कुछ। अब कैस्पियन कहता है कि ये तो सिर्फ किस्से कहानियां हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अब इसके बाद कैस्पियन लूसी और एडमंड को उनका सामान दे देता है और वो एडमंड को उसकी पिछली बार यहाँ छोटी टॉर्च भी देता है। अब इसके बाद कैस्पियन एडमंड को पीटर की तलवार देता है, लेकिन एडमंड कैस्पियन से कहता है कि इस तलवार को तुम ही रखो, पीटर ने तुम्हें ही दी थी। इसके बाद लूसी रीपी चिप नाम के चूहे से मिलती है जो कि एक काफी बहादुर योद्धा होता है। दरअसल रीपी चिप ने पीटर और उसके भाई बहनों का नार्निया और मिराज के बीच हुए युद्ध में भी साथ दिया होता है और इस बार वो कैस्पियन के साथ इसलिए जा रहा होता है क्योंकि उसने सुना होता है कि उस अनजान टापू के पूरब की ओर यानी ईस्ट में जाते हुए हम दुनिया के किनारे तक पहुंच जाएंगे जहां पर असलान का देश है। और वो लूसी को बताता है कि वो भी असलान के देश जाना चाहता है। अब लूसी कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसी कोई जगह है। तभी रिपिची बोलता है कि अगर मुझे यकीन ना हो तो हम जिएंगे किसके सहारे। अब इसके बाद लूसी पूछती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तभी रिपिची हमें यहाँ पर एक सीख देता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज पर यकीन है और उस चीज को पाने के लिए अगर तुम पूरी कोशिश करो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और अब वो कहता है कि अगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूं तो असलान के देश जाने की मेरी तमन्ना शायद पूरी हो जाए। इसके बाद लूसी को समुद्र में कुछ जलपरियां दिखाई देती हैं जो उसका नार्निया में स्वागत कर रही होती हैं, जिसके बाद यूस्टस को होश आ जाता है। तभी लूसी यूस्टस से उसका हालचाल पूछती है। तभी यूस्टस कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो तो शुक्र है मैं लोहे की तरह मजबूत
मजबूत हूँ। और अब वो कहता है कि जैसे ही मैं जमीन पर पहुंचूंगा मैं पुलिस से कहकर तुम सबको मेरी किडनैपिंग के केस में अंदर करवा दूंगा। इतने में ही जहाज के क्रू मेंबर को एक आइलैंड दिखाई देता है, जिसको देखकर शिप के कैप्टन बताते हैं कि ये नैरो हेवन का बंदरगाह है, जो कि एकदम सुनसान है। वहाँ पर कैस्पियन को नार्निया का एक भी झंडा नहीं दिखता और इसी वजह से उसे लगता है कि इस टापू पर जरूर कोई गड़बड़ है। अब इसके बाद एडमंड कहता है कि मुझे लगता है कि पहले कुछ लोगों को एक छोटी नाव में जाकर इस टापू को चेक करना चाहिए। तभी उस जहाज का कैप्टन कहता है कि माफ करना महाराज, लेकिन इस शिप पर सिर्फ महाराज कैस्पियन का हुक्म चलता है। इसके बाद कैस्पियन कैप्टन को एक नाव लेकर जाने का हुक्म देता है और इसके बाद पानी में 2 नाव उतारी जाती हैं, जिनमें कैस्पियन, एडमंड, लूसी और यूस्टस और कैप्टन और वो चूहा रहते हैं। और उस नाव में बाकी के कुछ लोग भी रहते हैं। शुरुआत में तो उन लोगों को उस टापू पर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बाद जब वो लोग वहाँ की एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और इसी दौरान एक आदमी यूस्टस को पकड़ लेता है और बाकी सबको अपने हथियार नीचे रखने के लिए कहता है। दरअसल वो लोग गुलामों के सौदागर होते हैं। अब तभी कैस्पियन उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, लेकिन इस बात से उन लोगों पर कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद लूसी और यूस्टस को बेचने के लिए ले जाया जाता है और एडमंड और कैस्पियन को एक जेल में बंद कर दिया जाता है और उसी जेल में उन दोनों को उन 7 लॉर्ड्स में से एक लॉर्ड मिलता है, जो उनको बताता है कि इस आइलैंड पर जिन गुलामों को खरीद लिया जाता है उनसे गुलामी कराई जाती है और जो गुलाम नहीं बिकते उनको उस हरे धुंध यानी धुएं के हवाले कर दिया जाता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो लॉर्ड उनको आगे बताता है कि पहली बार हमने इस धुंध को पूरब की दिशा में देखा था। जिसके बाद हम 7 लॉर्ड ने तय किया कि हम इस धुंध का राज पता लगाकर ही रहेंगे और उसके बाद हम सभी लॉर्ड्स इस काम पर निकले, लेकिन लौटकर कोई नहीं आया। अब दूसरी तरफ जब वो सौदागर लूसी और यूस्टस की बोली लगा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कैप्टन ड्रेनोन अपने क्रू के साथ आ जाते हैं और उन सौदागरों पर अटैक कर देते हैं और सभी लोगों को गुलामी से आजाद करा देते हैं। और अब जब कैस्पियन अपने लोगों के साथ उस आइलैंड से जा रहा होता है, तभी एक आदमी जिसकी बीवी को भी उस धुंध ने गायब किया होता है, वो कैस्पियन के पास आकर साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी समुद्र में बिताई है और मैं आपकी काफी हेल्प भी कर सकता हूँ। और अब इसके बाद कैस्पियन उसको अपने साथ चलने देता है। तभी वहाँ पर वो लॉर्ड आकर कैस्पियन को अपनी तलवार दे देते हैं और कहते हैं कि मुझे तलवार आपके पिता ने दी थी और ये नार्निया की काफी प्राचीन तलवार है। इस तरह की केवल 7 तलवारें हैं जो कि असलान का तोहफा है नार्निया की रक्षा के लिए। इसके बाद कैस्पियन वो स्वॉर्ड एडमंड को दे देता है। अब इसके बाद वो सभी लोग उस हरी धुंध और बाकी के लॉर्ड्स को ढूंढने के लिए अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। अब ईस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा की ओर काफी आगे बढ़ने के बाद नार्नियंस को एक आइलैंड दिखाई देता है और वो उस आइलैंड पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। अब वो सभी लोग उस टापू के किनारे पर सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ अदृश्य जीव आकर लूसी को उठाकर ले जाते हैं और उनके फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो काफी बड़े जीव होंगे। इसके बाद वो लोग लूसी को एक जगह पर ले जाकर छोड़ देते हैं और अब वो लूसी से कहते हैं कि हम डरावने अदृश्य जानवर हैं और हम बहुत बड़े हैं, अगर तुम हमें देखोगी तो डर जाओगी। अब लूसी उनसे डरकर पूछती है कि लेकिन तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो। तभी वो लोग लूसी से बोलते हैं कि तुम्हें जादूगर कोरियाकिन के घर जाकर उसकी जादुई किताब में से वो मंत्र पढ़ना होगा, जिससे अदृश्य लोग भी दिखने लग जाते हैं। अब लूसी पूछती है कि वो मंत्र जाकर तुम खुद ही क्यों नहीं पढ़ लेते हो। अब वो अदृश्य लोग कहते हैं कि हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। अब इसके बाद वो लोग कोरियाकिन के अदृश्य घर का दरवाजा खोलते हैं और लूसी उसके अंदर चली जाती है। अब दूसरी तरफ जब नार्नियंस सोकर उठते हैं तो उनको पता चलता है कि लूसी वहाँ से गायब है और उन्हें वहाँ पर बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट्स यानी पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो उन फुटप्रिंट्स का पीछा करने लगते हैं। और अब तक लूसी को उस जादूगर की किताब भी मिल गई होती है जिसमें उसे काफी सारे जादुई मंत्र दिखाई देते हैं और अब उसे वो मंत्र दिखाई देता है जिससे इनविजिबल चीजें भी दिखने लगती हैं। तभी जल्दी से लूसी उस मंत्र को पढ़ती है। अब इतने में नार्नियंस फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए उन इनविजिबल लोगों तक पहुंच जाते हैं। तभी लूसी के पढ़े हुए उन जादुई मंत्रों का असर शुरू हो जाता है और वो सभी इनविजिबल लोग दिखने लगते हैं। दरअसल वो लोग कोई जाइंट या ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, वो तो बड़े बड़े पैरों वाले बोने होते हैं जिनको डफल पट्स कहा जाता है। अब उन सभी के विजिबल होते ही एडमंड और बाकी के लोग उन डफल पट्स पर तलवार तान देते हैं और पूछते हैं कि बताओ लूसी कहाँ है। तभी वो इनविजिबल घर भी दिखाई देने लगता है। तभी उसके अंदर से लूसी और जादूगर कोरियाकिन आते हैं और लूसी सबको बताती है कि ये टापू इन्हीं का है। तभी वो डफल पट्स बोलते हैं ऐसा इसको लगता है, ये तो एक अत्याचारी है जिसने अपने जादू से हमें गायब कर दिया था। लेकिन अब जादूगर कोरियाकिन कहता है कि मैंने तो तुम्हारे भले के लिए ऐसा किया था। तभी वो डफल पट्स कोरियाकिन से डरकर भाग जाते हैं। अब कोरियाकिन सभी लोगों को अपने घर लेकर आता है। तभी लूसी पूछती है कि क्या मतलब आपने उनकी भलाई के लिए ऐसा किया था। तभी जादूगर कोरियाकिन उनको बताता है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो उन सभी डफल पट्स की बलि चढ़ा दी जाती। अब लूसी पूछती है
कि क्या आपका मतलब उस धुंध से है। अब इसके बाद जादूगर कोरियाकिन कहता है कि मेरा मतलब उससे है जो उस धुंध के पार है। अब इसके बाद कोरियाकिन उन लोगों को एक जादुई मैप के जरिए वो अंधेर टापू दिखाता है जहाँ पर सिर्फ बुराई बसती है। और अब जादूगर कोरियाकिन कहता है कि ये धुंध कोई भी रूप बना सकती है, वो तुम्हारा भयानक सपना सच कर सकती है, वो सारी दुनिया से रोशनी चुराना चाहती है। तभी लूसी पूछती है कि हम उसे ऐसा करने से कैसे रोक सकते हैं। अब जादूगर कोरियाकिन कहता है कि तुम्हें इसका जादू बेअसर करना होगा। और अब वो एडमंड की तलवार की तरफ इशारा करके कहता है कि इस तरह की 6 तलवारें और हैं और अब तुमको नीले तारे के पीछे पीछे रमांडू टापू पर जाना होगा, जहाँ पर तुम्हें वो बाकी की 6 तलवारें मिलेंगी और वहाँ तुम्हें उन 7 तलवार को असलान की टेबल पर एक साथ रखना होगा, जिसके बाद वो बुरा जादू टूट जाएगा। लेकिन उस बुरे जादू की ताकत तुम्हें लुभाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए बाहर के अंधेरे को हराने के लिए तुम्हें अपने अंदर के अंधेरे को हराना होगा। इसके बाद सभी उस रोमांडो टापू का सफर शुरू करते हैं और रास्ते में उन्हें कई तूफानों का सामना भी करना पड़ता है और अब उन लोगों का राशन भी खत्म होने वाला होता है। लेकिन अभी भी कैस्पियन आगे बढ़ते रहने का फैसला करता है और अब एक रात उस जहाज पर सभी लोगों को डरावने और बुरे सपने आते हैं। और अब इसके बाद एक दिन नार्नियंस को रास्ते में एक आइलैंड दिखाई देता है और वो सभी उस आइलैंड पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ पर एक गुफा में उन्हें एक ऐसा तालाब दिखाई देता है जिसके पानी को छूने वाली हर चीज सोना बन जाती है। और अब उस तालाब में उन्हें एक सोने की मूर्ति दिखाई देती है जो कि खुद एक लोड होते हैं, जो कि उस तालाब में गिरने की वजह से सोना बन गए होते हैं। और तभी उन्हें उस तालाब में उस लोड की गिरी हुई तलवार दिखाई देती है। तभी एडमंड अपनी जादुई तलवार से उस तालाब में गिरी हुई दूसरी तलवार को उठा लेता है, लेकिन उसके बाद उस तालाब का जादू चलने लगता है और उस सोने के लालच में आकर कैस्पियन और एडमंड एक दूसरे को बुरा भला बोलने लगते हैं और लड़ने लगते हैं। तभी लूसी बीच में आकर उन्हें रोकती है कि ये सब इस जादुई तालाब के जादू की वजह से हो रहा है और वो कहते कि इस गुफा से जल्दी बाहर निकलो। इसके बाद एडमंड और कैस्पियन शांत होकर उस गुफा से बाहर निकलते हैं। अब दूसरी तरफ यूस्टस उस टापू पर खाने की तलाश में जा रहा होता है। तभी उसको वहाँ पर एक जगह बहुत सारा सोना दिखाई देता है। इतना सारा सोना देखकर यूस्टस को लालच आ जाता है और वो वहाँ पर पड़े सोने के कंगन को पहन लेता है। तभी उस सोने के कंगन के जादू की वजह से यूस्टस एक आग उगलते ड्रैगन में बदल जाता है। अब जब बाकी के लोग उस टापू से वापस जा रहे होते हैं तभी यूस्टस के ना मिलने की वजह से कैस्पियन और एडमंड यूस्टस को ढूंढने निकलते हैं और वो उसी सोने की खजाने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर यूस्टस आया होता है और उनको यूस्टस के कपड़े और जूते वहीं पर पड़े हुए दिखाई देते हैं और उनको लगता है कि इस जगह के जादू की वजह से यूस्टस मर चुका है। तभी उनको वहाँ पर एक लोड का कंकाल और उनकी तलवार मिलती है। इसके बाद सभी लोग उस आइलैंड को छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी उनको वहाँ पर एक ड्रैगन दिखाई देता है और वो सभी उस ड्रैगन पर अटैक करने लगते हैं। तभी वो ड्रैगन एडमंड को पकड़कर अपने साथ उस आइलैंड पर ले जाता है और उसे एक जगह पर आग से लिखकर बताता है कि वही यूस्टस है। अब इसके बाद एडमंड ये बात सभी को बताता है और अब सभी लोग यूस्टस के इस नए रूप को देखकर काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि यूस्टस को वापस इंसान में कैसे बदला जाए। इसके बाद वो सभी लोग उस टापू के किनारे रुक जाते हैं और अब रात को रिपीचीप यूस्टस से बात करने लगता है और अब वो यूस्टस को समझाता है कि खास चीजें सिर्फ खास लोगों के साथ ही होती हैं और शायद ये कोई संकेत है कि तुम्हारी किस्मत भी कुछ खास है। और अब इसके बाद रिपीचीप यूस्टस को अपने पुराने किस्से सुनाने लगता है और अब शायद उन दोनों के बीच में दोस्ती होने लगती है। अब इसके बाद सुबह होने से थोड़ी देर पहले उन लोगों को वो नीला तारा दिखाई देता है, जिसके पीछे जाने पर उनको रोमांडो टापू मिलने वाला होता है। और अब वो लोग अपना आगे का सफर फिर से शुरू करते हैं और अब यूस्टस अपना आगे का सफर उड़कर शुरू करता है। तभी रास्ते में हवा काफी धीरे चलने लगती है, जिससे जहाज भी रुक जाता है। और अब इसके बाद यूस्टस उस जहाज को अपनी पूंछ से पकड़कर खींचने लगता है और अब जल्दी ही वो लोग रोमांडो टापू पर पहुंच जाते हैं। और अब जब सभी लोग उस टापू की छानबीन कर रहे होते हैं तो उन लोगों को एक टेबल पर बहुत सारा खाना दिखाई देता है, लेकिन कैप्टन को उस खाने में कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। तभी उनको उस टेबल पर बाकी के 3 लोड्स दिखाई देते हैं जो कि पेड़ की बेलों से बंधे होते हैं और अभी भी जिंदा होते हैं, लेकिन वो सब बेहोशी की हालत में होते हैं। इसके बाद एडमंड को व्हाइट विच का टूटा हुआ जादुई वेपन और उन तीनों लोड्स की तलवारें दिखाई देती हैं और अब एडमंड कहता है कि ये तो असलान की टेबल है। और अब एडमंड और कैस्पियन उन तीनों तलवारों को लेकर असलान की टेबल पर रख देते हैं, लेकिन अभी भी उनको 7वीं तलवार नहीं मिली होती है। तभी आसमान से वो नीला तारा नीचे आता है और वो एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाता है और वो लड़की उनका रोमांडो टापू पर वेलकम करती है और वो कहती है कि मेरा नाम लिलियंडिल है और मैं रोमांडो टापू की बेटी हूँ। अब इसके बाद एडमंड उससे पूछता है कि इन तीनों लोड्स को क्या हुआ है। तभी लिलियंडिल उनको बताती है कि जब ये लोग इस टापू पर पहुंचे तो पूरी तरह से पागल थे और एक दूसरे को मारने पर उतर आए थे, जिसके बाद इन्हें जादू से सुला दिया गया। और अब इसके बाद लिलियंडिल उन सभी लोगों को खाना खाने के लिए कहती है और अब इसके बाद लिलियंडिल कैस्पियन, लूसी और एडमंड को वही अंधेर टापू दिखाती है जिसके बारे में उन्हें जादूगर कोरियाकिन ने बताया होता है।
अब लिलियंडल उनको बताती है कि तुमको तुम्हारी 7वीं तलवार उसी अंधेरे टापू पर मिलेगी, और वो ये सब कहकर फिर से तारा बनकर आसमान में चली जाती है। और अब इसके बाद वो सभी अंधेरे टापू की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और अब रास्ते में कैस्पियन एडमंड को पीटर की स्वॉर्ड वापस देता है, और वो एडमंड से कहता है कि ये पीटर ने मुझे इसलिए दी थी ताकि बाद में मैं इसे तुम्हें दे सकूं। अब वो चूहा यानी रिपीचिप यूस्टस के ऊपर बैठकर उस टापू के पास जा रहा होता है। तभी यूस्टस अंधेरे टापू से डरकर वापस रोमांडो टापू की तरफ मुड़ जाता है। तभी रिपीचिप उसको बताता है कि कभी भी महान योद्धा को डरना नहीं चाहिए। अब वो यूस्टस को समझाता है कि मैं तो सिर्फ एक चूहा हूँ, लेकिन तुम एक ड्रैगन हो, तुम्हारे पास लोहे जैसी मजबूत चमड़ी है और तुम अपने मुंह से आग भी उगलते हो। रिपीचिप की बातें सुनकर यूस्टस में जोश भर जाता है और वो वापस अंधेरे टापू की तरफ मुड़ जाता है। दूसरी तरफ उस डाउन ट्रेडर जहाज पर कैस्पियन सभी क्रू मेंबर से कहता है कि हम लोग इतना लंबा सफर कर एक साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये वक्त डर के सामने झुकने का नहीं बल्कि हिम्मत जुटाने और मरने दम तक ताकतवर बनने का है। हमारी दुनिया और नार्निया के लोग इसी ताकत पर निर्भर हैं। उन खोए हुए लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें हम बचाने आए हैं। असलन का सोचिए, नार्निया का सोचिए। अब ये सब सुनकर सभी लोगों में एक नया जोश आ जाता है, और अब सभी लोग उस टापू पर मौजूद बुराई से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब डाउन ट्रेडर जहाज उस धुंध के अंदर चला जाता है, और अब उस शिप पर मौजूद सभी लोगों को वहम होने लगता है। कैस्पियन को उसके पिता दिखाई देते हैं, और एडमंड को व्हाइट विच, जो कि उससे कहती है, एडमंड मेरे साथ चलो, मेरे राजा बनो, तुम राज करोगे। अब इतने में उन सभी लोगों को एक आवाज आती है, दूर रहो। और जब एडमंड अपनी टॉर्च से रोशनी कर देखता है तो उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में वो 7वीं तलवार होती है। और अब कैस्पियन समझ जाता है कि वो बूढ़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि 7वें लॉर्ड है। तभी पीछे से यूस्टस आता है और 7वें लॉर्ड को उठाकर शिप तक पहुंचा देता है। अब कैस्पियन उनसे कहता है कि शांत रहिए, मैं आपका राजा कैस्पियन हूँ। तभी वो 7वें लॉर्ड बोलते हैं कि महाराज आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, जल्दी से जहाज को वापस मोड़ो। अब क्योंकि उनको अपनी 7वीं जादुई तलवार मिल गई होती है तो कैप्टन जहाज को मोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक विशालकाय समुद्री सांप आ जाता है और वो उनके जहाज पर हमला कर देता है। अब शिप के सभी लोगों को बचाने के लिए रिपीचिक और यूस्टस उस राक्षस पर हमला कर देते हैं। यूस्टस उस पर आग भी उगलता है, लेकिन वो राक्षस काफी बड़ा होता है और वो यूस्टस को उस टापू की एक चट्टान पर फेंक कर मारता है। लेकिन यूस्टस अभी भी हार नहीं मानता और फिर से उस राक्षस पर ड्रैगन फायर से हमला करता है, जिसके बाद उस राक्षस के मुंह में आग लग जाती है और वो वापस पानी में चला जाता है। लेकिन तभी उन 7वें लॉर्ड को लगता है कि वो ड्रैगन भी कोई राक्षस है और वो उस पर अपनी तलवार से हमला कर देते हैं। अब क्योंकि वो तलवार जादुई होती है इसलिए वो उस ड्रैगन यानी यूस्टस के लोहे जैसे चमड़ी को एक कपड़े की तरह चीरकर उसके अंदर घुस जाती है और अब यूस्टस वहाँ से उड़ता उड़ता अपनी जान बचाकर भाग जाता है। 7वें लॉर्ड की ये हरकत देखकर कैप्टन उनके सर पर किसी चीज से मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। अब यूस्टस के वहाँ से जाती वो समुद्री राक्षस फिर से बाहर आ जाता है और डाउन ट्रेडर जहाज पर हमला कर देता है। अब वो समुद्री राक्षस डाउन ट्रेडर जहाज को किसी अजगर की तरह जकड़ लेता है और जहाज के लोगों को मारने लगता है। अब इसके बाद कैस्पियन जहाज को एक चट्टान के पास से गुजारता है, जिससे वो समुद्री राक्षस जहाज और उस चट्टान के बीच में आकर कुचल जाता है, जिस वजह से वो राक्षस काफी जख्मी हो जाता है। अब दूसरी तरफ यूस्टस एक टापू पर जाकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर असलान आता है और वो एक जोरदार दहाड़ लगाता है, जिससे यूस्टस वापस अपने असली इंसानी रूप में आ जाता है। और अब जब यूस्टस को होश आता है तो वो रोमांडो टापू पर असलान की टेबल के पास होता है और अब वो 7वीं तलवार को भी उन 6 तलवारों के ऊपर रखने लगता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद हरा धुंध यूस्टस को रोकने लगता है। दूसरी तरफ वो समुद्री राक्षस फिर से अपना फन फैलाकर नार्नियंस पर अटैक कर देता है और अब वो सांप घायल होने के बाद और भी खतरनाक हो चुका होता है, लेकिन किसी तरह यूस्टस उस आखिरी तलवार को भी उन 6 तलवारों के ऊपर रख देता है। तभी वो सारी तलवारें चमकने लगती हैं और जो एडमंड के पास पीटर की तलवार होती है वो भी चमकने लगती है और तभी एडमंड वो तलवार उस समुद्री राक्षस के मुंह में घुसा देता है और उस समुद्री राक्षस का अंत हो जाता है। और अब धीरे धीरे उस अंधेरे टापू से धुआं छटने लगता है और रोमांडो टापू पर भी जो लोग बेहोश होते हैं वो भी होश में आ जाते हैं और अब जो भी लोग उस हरे धुंध में गायब हुए होते हैं वो लोग भी वापस आ जाते हैं। ये सब देखकर सभी लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। तभी वहाँ पर यूस्टस भी आ जाता है और अब इसके बाद सभी लोगों को असलान का देश दिखाई देता है, जिसके बाद कैस्पियन, एडमंड, लूसी, यूस्टस और वो चूहा रिपीचिक एक छोटी नाव लेकर असलान के देश की तरफ बढ़ते हैं। और अब रास्ते में यूस्टस सभी लोगों से अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। और अब वो सभी लोग असलान के देश ले जाने वाले टापू पर पहुंचते हैं। तभी वहाँ पर असलान आता है और असलान उन सभी को बताता है कि उसका देश उस पानी की लहर के पार है। अब कैस्पियन असलान से पूछता है कि क्या मेरे पिता आपके देश में है?
अब असलान कैस्पियन से कहता है कि ये तो तुम खुद ही जाकर पता लगा सकते हो, लेकिन अगर एक बार वहाँ गए तो वापस लौट नहीं पाओगे। और अब कैस्पियन ये तय करता है कि जिसके लिए उसके पिता की जान गई है वो उस कर्तव्य को निभाएगा और नार्निया को संभालेगा। अब इसके बाद रिपीचिक असलान से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको अपने साथ अपने देश आने दे। तभी असलान रिपीचिक से कहता है कि मेरे देश में तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा जगह रहेगी। इसके बाद रिपीचिक सबसे विदा लेता है और एक छोटी सी नाव में बैठकर असलान के देश चला जाता है। और अब इसके बाद असलान लूसी और एडमंड को बताता है कि उन दोनों का नार्निया का सफर यहीं तक था और अब इसके बाद वो कभी भी नार्निया वापस नहीं आ पाएंगे। अब लूसी असलान से पूछती है कि क्या आप हमारी दुनिया में हमसे मिलने आओगे। अब असलान लूसी से कहता है हाँ, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। तुम्हारी दुनिया में मुझे एक अलग नाम से जाना जाता है और तुम्हें मुझे उसी नाम से जानना होगा। और अब असलान फिर से एक बार दहाड़ता है और पानी की उस लहर में से नार्निया से इंसानी दुनिया में जाने का रास्ता खुल जाता है। और अब इसके बाद यूस्टस असलान से पूछता है कि क्या मैं कभी यहाँ पर वापस आऊंगा। अब असलान यूस्टस से कहता है हाँ, शायद आने वाले वक्त में नार्निया को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद वो तीनों उस रास्ते से होकर अपनी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं और वो तीनों तैरते तैरते अपने उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ से वो नार्निया गए होते हैं। और अब उस कमरे का सारा पानी उसी पेंटिंग में चला जाता है और अब इसके बाद यूस्टस उस पेंटिंग को वापस उसी जगह पर लगा देता है। और अब नार्निया के सफर के बाद एडमंड, लूसी और यूस्टस के बीच सब सही हो जाता है और जब कुछ दिन बाद वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, एडमंड और लूसी वापस अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस मूवी की पूरी सीरीज को एक बार जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।